लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था एंड पे जो हमारा राइटर है उसने कहा कि सबसे जो अफसोसनाक सूरत हाल है, जो ऑलमोस्ट ट्रेजिक सिचुएशन है, वो क्या है कि एक बच्चा जो कि बहुत लाइक था, वो सिर्फ इस वजह से तबाह हो जाता है या नाकाम हो जाता है कि वो एफर्ट नहीं करता। ठीक है, अब वो एफर्ट क्यों नहीं करता? वो इसलिए कि उसने स्कूल का काम हमेशा बड़े आराम से किया था। पिछले 10-11 साल से उसकी ये ट्रेनिंग थी और आराम से वो काम कर लिया करता था। उसका ये ख्याल था कि वो ये काम भी बड़े आराम से कर लेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का। और नतीजा ये निकलता है कि वो कॉलेज के काम को उतना ही टाइम देता है जितना वो स्कूल के काम को देता था, और स्कूल का काम यकीनन कॉलेज के काम से बहुत कम होता है, और इस वजह से वो बच्चा नाकाम हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों कह रहा है कि उसने कोशिश नहीं की? क्योंकि उसने वो लेवल की कोशिश नहीं की जो रिक्वायर्ड थी कॉलेज के लिए। ठीक हो गया। और फिर वो कहता है कि ये सबसे हमारे लिए अफसोसनाक सिचुएशन होती है। आगे देखें वो इसको क्या एक्सप्लेन करता है। For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste, and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind। कहता है कि होता क्या है इसमें, ये सब कुछ हुआ क्यों, ज़रा उसको साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने के लिए कहता है कि ये बहुत एक तो ट्रेजिक सिचुएशन है, बहुत ही अफसोसनाक और हादसा, एक तरह से हादसा है कि इतना ज़हानत, कीननेस से मुराद यहाँ पे ज़हानत है, इतनी ज़हानत वो सारी तबाह हो जाती है। ठीक है, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कॉलेज ने उनको ऑफ़र की है। ठीक है, कॉलेज की अपॉर्चुनिटी क्या होती है? लाइब्रेरी होती है आपके पास स्टडी एरियाज़ होते हैं, आपके पास क्लासरूम्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे ही अपनी-अपनी फ़ील्ड के माहिर होते हैं। स्कूल के अंदर तो ऐसा नहीं होता, स्कूल के अंदर तो एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकता है। लेकिन कॉलेजेस के अंदर टीचर अपनी फील्ड के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, माहिर होते हैं, उसके अलावा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, फिर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और कॉलेज के इवेंट्स इतने होते हैं कि आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। ठीक है, तो कॉलेज की अपॉर्चुनिटी ये होती है। अब ये सारी अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाती है जो उस बच्चे को मिली थी। ठीक है, और किस वजह से ज़ाया हुई थी? बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड। एक बहुत ही ऐसा जहन है जो कि बहुत रिसेप्टिव है, वो हर चीज़ सोचता है। ठीक है, रिसेप्टिव माइंड हम जिसे कहते हैं, जो बंदा जिसका रिस्पॉन्स अच्छा हो, जिसका रिसीविंग जो है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे भी हम ये बात कर रहे हैं, जो लेक्चर हमारा हो रहा है, इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो 100% उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, कुछ जो है वो 70% करेंगे, कुछ 50% करेंगे। ठीक है, आपको पता है ये सारी बात। अब जो रिसेप्टिव माइंड बहुत ज़्यादा होगा ना, और अगर टीचर उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से कम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि टीचर्स ने तो सारी क्लास को देखना है, सारी क्लास के अंदर हर बच्चा तो 100% नहीं अंडरस्टैंड कर रहा होता। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते हैं, आप उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, स्क्वीज करके आप 70% देते हैं बच्चों को। ठीक है, अब वो जो 25% उस बच्चे का था ना, वो क्या करेगा, वो उस 25% को किधर से लेके आएगा? वो उस 25% को प्लेग्राउंड से लेगा। ठीक है, यहाँ प्लेग्राउंड से लेगा, प्लेग्राउंड से नहीं लेगा तो वो क्या करेगा? वो बाहर सड़क से लेगा या और कहीं से लेगा। ठीक है, तो वो उसने अपनी कैपेसिटी पूरी करनी है, जो उसका अपना रिसेप्टिव पॉइंट है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसने अपना दिमाग पूरा ही करना है। ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग को तो मौका ही नहीं मिला घूमने का और मूव करने का, वो तो अपनी एबिलिटी तक तो पहुंचा ही नहीं था। तो ये होता है रिसेप्टिव, टू रिसेप्टिव माइंड। ठीक है, फिर वो बाहर जाएगा, देखेगा गेम हो रही है, वो गेम के अंदर पड़ जाएगा। गेम से बाहर निकलेगा, वो थका नहीं है, बाकी सारे थक चुके हुए हैं, वो क्या करेगा, वो फिर अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलने, मोबाइल गेम्स खेलना शुरू कर देगा। वो फिर भी नहीं थका, यानी कि उसका माइंड नहीं थका, फिर वो इस तरह ही करता रहेगा, और नतीजा क्या निकलेगा, वो जो मेन टास्क था उससे वो पीछे हट जाएगा। ठीक है, और जो आप देखते हैं दुनिया में कामयाब इंसान है, होते वो रिसेप्टिव माइंड्स हैं, लेकिन वो वन साइडेड उनकी जो ना अप्रोच हो जाती है। ठीक है, सिर्फ एक फील्ड के अंदर अपना वो सारा फोकस करते हैं और उसके बाद वो कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अगेन नॉट ईजी। कहता है इसका इलाज भी आसान हरगिज नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स। कहता है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और न्यू हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। न्यू सेट ऑफ हैबिट्स का मतलब क्या है कि आपकी सारी हैबिट्स जो हैं वो आपको नई एक तरह से डिजाइन करनी पड़ेंगी। अब एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड से क्या मुराद है? एटीट्यूड की हमने डेफिनेशन पिछले लेक्चर, पिछले जो लेसन था
उसमें की थी, और वो क्या था कि किसी भी चीज़ को आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, ठीक है, और आप सर्टेन आइडियाज़ और सर्टेन इवेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, तो ये एटीट्यूड होता है। अब एटीट्यूड क्या चेंज करने की ज़रूरत है? सबसे पहले कि जी अगर आपको क्लास में जितना काम दिया गया है, आप उसकी रिविजन्स के अंदर ज़्यादा टाइम लगा लें। आप उसको अपने तौर पे दूसरी बुक से रिसर्च कर लें, ठीक है? आप उसको इंटरनेट पे रिसर्च कर लें उस टॉपिक को, ठीक है? ये ना समझें कि बहुत कम पढ़ा है, इतना तो मैं एकदम कर लूँगा, 1-2 मिनट में कर लूँगा, ठीक है? तो जिस तरह अब स्टूडेंट्स को जब कहा जाता है कि आपने घर जाके इसको डेली का पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ते अक्सर लोग? वो सिर्फ़ ये सोचते हैं, यार ये क्या 2 पेज भी नहीं पढ़े हमने, 1 पेज है सारा, क्या ज़रूरत है इसे आज करने की, कल कर लूँगा, कल 2 पेज हुए होंगे, ज़रा जल्दी हो जाएगा, ठीक है? ये बच्चा सोचता है। अब ये जो एटीट्यूड है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है? और आपको हमेशा कहा रहता है टाइम टेबल बनाओ, लेकिन टाइम टेबल में कभी फॉलो नहीं करते हम, ठीक है? क्योंकि एटीट्यूड ही नहीं बना होता ये वाला, ठीक है? अगर आपका राइट एटीट्यूड हो, तो फिर टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपके ज़हन में टाइम टेबल होता है कि मैंने आज क्या काम करना है और ये सारे काम मैंने किस तरह ख़त्म करने हैं। जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको मैंने किस तरह अरेंज करना है, ठीक है? टाइम टेबल उनके लिए होता है जिनके पास काम बहुत ज़्यादा हो, मुख्तलिफ नौइयत के, ठीक है? और उसके अंदर उन्होंने टाइम मैनेज करना हो। और ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा, जहाँ पे कोई बंदा जॉब भी कर रहा है और उसके साथ पढ़ रहा है, ठीक है? उसको अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने की जो है ना ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जो आप के लेवल के बच्चे हैं, जिनका सिर्फ़ एक काम है, यानी कि सिर्फ़ उन्होंने स्टडी करना है, उनको ये डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको सिर्फ़ बचने की ज़रूरत होती है कि हमने बाहर ज़्यादा देर नहीं गुज़ारनी, हमने प्लेग्राउंड में ज़्यादा देर नहीं गुज़ारनी, हमने मोबाइल गेम ज़्यादा देर नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है? ये आप लोगों ने बस अपने आप को रोकना होता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, ठीक है? आपकी आदत अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है? मिसाल के तौर पे एक बच्चा सारी रात गेम खेलता है और सुबह उठ के जब वो आता है, तो उससे पढ़ा नहीं जाता। और इसको हम क्या कहेंगे कि उसकी हैबिट जो है ये गलत है, जिसकी वज़ह से उसका काम खराब हो रहा है। बच्चा वो लाइक है, ठीक है? बच्चा वो लाइक है, लेकिन सारा दिन सारी रात गेम खेलने की वज़ह से उसका मामला खराब हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब वो अपनी हैबिट चेंज करे, रात को सोना शुरू कर दे, जल्दी सोना शुरू कर दे, सुबह जल्दी उठेगा, तो फिर क्या होगा? सुबह जल्दी उठने का क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी जो बाकी सारी कंपनी होती है, उसमें से अक्सर लोग उस वक़्त किसी न किसी या तो काम में मशगूल होते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट काम में, ठीक है? यानी कि कोई एक्सरसाइज़ कर रहा होता है, कोई वॉक, जॉगिंग कर रहा होता है, कोई सो रहा होता है, ठीक है? तो हर बंदे का टाइम अपना होता है, ठीक है? सुबह-सुबह जो टाइम है, वो हर बंदे का अपना टाइम होता है। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, ना कोई बाहर बेल देता है आके, ना घर का कोई काम होता है, ठीक है? और अगर सुबह के टाइम के, यानी कि फजर के बाद के, अगर आप 2 घंटे पढ़ लेते हैं या 2.5 घंटे पढ़ लेते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को आप सिर्फ आधा-आधा घंटा दें, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपके अंदर एक चेंज ना आए, ठीक है? आप खुद फ़ील करेंगे कि मेरे अंदर एक चेंज आनी शुरू हो गई है। लेकिन पॉइंट ये है कि इसको आज़माना पड़ता है एक दफ़ा, और इसको आज़माने के लिए जो टेस्ट है वो बड़ा टफ़ है। वो टेस्ट क्या है? सुबह उठना, ठीक है? और हम क्यों नहीं सुबह उठते? क्योंकि हम ये फ़ील कर रहे होते हैं कि अपने आप को लग्ज़री हमने देनी होती है, अपने आप को सुकून देना होता है, ठीक है? तो लग्ज़री अगर आपको चाहिए तो लग्ज़री तो वही बूढ़ों बाबों को चाहिए होती है, नौजवानों को तो नहीं चाहिए होती लग्ज़री, ठीक है? लग्ज़री आपको तब मिलती है जब आप पहले हार्डशिप से गुज़रते हैं। अगर आप हार्डशिप से गुज़रे बगैर लग्ज़री की तरफ जाएँगे, तो वो तो आपको सुस्त और काहिल बना देगी, ठीक है? ऐसी लग्ज़री का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हार्डशिप के बगैर कोई भी काम अगर आप करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप क्रिकेट के प्लेयर बन गए हैं, फ़र्ज़ करें, टीम के अंदर भी आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, अब आप लग्ज़री में आ जाएँ, कि जी मैंने तो अब सिलेक्शन हो गई, अब मैं लग्ज़री है, मुझे नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा? जो आप उन प्लेयर्स को देखते हैं जिनको गेंद नज़र नहीं आ रही होती, नेट प्रैक्टिस नहीं होती उनकी, ठीक है? और जो नेट प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आप देखते हैं कि वो आते साथ ही उनको नहीं पता होता ये पहली गेंद है या आखिरी गेंद है, ठीक है? वो आते साथ ही चार्ज शुरू करते हैं और पता लगता है जी 10 मिनट पहले कोहली आया था और अब उसका स्कोर जो है वो 50 के करीब पहुँच गया, ठीक है? नेट प्रैक्टिस होती है असल में, ठीक है? तो प्रैक्टिस के बगैर कोई लग्ज़री आप नहीं एन्जॉय कर सकते। लग्ज़री का टाइम क्या होता है? उसका सिर्फ़ एक छोटा-सा टाइम है। वो लग्ज़री का टाइम आपने जो है ना हासिल करने के लिए, वो छोटा-सा टाइम हासिल करने के लिए आपको हार्डशिप करनी पड़ती है, ठीक है? और उस हार्डशिप के अंदर बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि यार और कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ठीक है? लेकिन क्या आपने भी वहीं जाना है जहाँ पे बाकी सारे जा रहे हैं? क्या आपने भी वही सफ़र करना है? तो इस सवाल का अगर जवाब नो होगा कि नहीं मैंने वहाँ नहीं जाना, ठीक है? जब आप समझते हैं कि आई एम डिफरेंट,
तो आपने उसको प्रूव कैसे करना होता है कि आई एम डिफरेंट? प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंट सेट ऑफ एटीट्यूड और डिफरेंट सेट ऑफ हैबिट्स आपके अंदर होगा, तो फिर ही आप डिफरेंट बनेंगे, ठीक है? किसी से मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहन लेने से बंदा डिफरेंट नहीं होता। किसी से नया मोबाइल ले लेने से या कोई अच्छी मोटरसाइकिल लेने से डिफरेंट नहीं होता बंदा, ठीक है? बंदा डिफरेंट कहाँ से होता है? यहाँ से, ठीक है? और जो यहाँ से डिफरेंट नहीं होता, वो सिर्फ क्राउड होता है, बेशक जितनी मर्ज़ी डिग्रियाँ इकट्ठी कर ले, जितना मर्ज़ी उसके पास माल हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? वन ऑफ द पैक, यानी कि एक ग्रोह है, उसके अंदर एक बंदा खड़ा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो वो सिर्फ एक बोझ है मुआशरे पे और कुछ भी नहीं है। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ। और ये सारी बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि ये लड़के के अलावा, यानी कि जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। ऑल द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज टू पॉइंट आउट व्हाट इज द मैटर। हम जो बाकी सारे लोग हैं, वो सिर्फ, यानी कि जो टीचर्स हैं या काउंसलर्स हैं, वो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं, ठीक है? उसको ठीक नहीं कर सकते। जाहिर बात है, हैबिट्स तो आपने खुद डेवलप करनी है। The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इम्पॉर्टेंट किस लिए हैं? यानी कि इनका फिट होना ज़रूरी है अगर आपने फेलियर से बचना है, ठीक है? और ये हमेशा किसी न किसी बीमारी किसी न किसी फेलियर के पीछे रीज़न इस चीज़ का होता है, ठीक है? अच्छा, अब वो मेंटल हेल्थ तो वो काफ़ी हद तक बता चुका है, लेकिन आगे आगे भी जाके शायद थोड़ा-सा बताएगा। पर अभी जो है ना, उसने इस पैसेज के अंदर आपको फिजिकल हेल्थ का बताएगा, ठीक है? फिजिकल हेल्थ और फिर मेंटल हेल्थ मैं भी एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। If an adequate health service is available in the college, that if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. कहता है कि अगर कॉलेज के अंदर हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं, जो कि अक्सर कॉलेजेस के अंदर होती हैं, और कॉलेज का डॉक्टर और कॉलेज का स्टाफ की आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी है, जो कि होनी चाहिए, तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को नाकामी से बचाया जा सकता है, ठीक है? अब कॉलेज के अंदर जो कॉलेज का डॉक्टर की और कॉलेज के स्टाफ की कोऑर्डिनेशन से मुराद क्या है? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन टीचर्स के साथ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद काफ़ी मैच्योर होते हैं। कॉलेज के अंदर बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, ठीक है? और टीचर जो है, उसने लुक आउट पे रहना होता है कि किस बच्चे की हेल्थ के अंदर उसको डेफिशिएंसीज़ नज़र आ रही हैं, उसको हेल्थ के प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। अगर वो नज़र आएँ, वो सीधा बजाय बच्चे को रिपोर्ट करने के, वो डॉक्टर से बात करे। ठीक है? और वो बच्चे को बुला ले। अब होता क्या है, इस स्टेज पे क्यों बच्चे डॉक्टर के पास नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते कि स्टिग्मा लगा होता है। स्टिग्मा से मुराद क्या है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में समझा ये जाता है कि ये बंदा अपनी वजह से बीमार हुआ है। ठीक है? पहली बात, वो समझा जाता है कि ये अपनी वजह से बीमार हुआ है। ठीक। जो बीमार नहीं हुए होते, वो समझ रहे होते हैं, मैं अपनी वजह से बचा हूँ। हालाँकि ये बात नहीं है। ठीक है? ये किस्मत की बात है। कोई बंदा इस तरह बीमार नहीं होता कि जी मैं जो है ना बहुत अच्छा बच्चा हूँ, इसलिए मैं बीमार नहीं होऊँगा, और मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ, इसलिए मैं बीमार रहूँगा। ऐसा तो नहीं होता, ठीक है? ये आपको भी पता है। लेकिन मुआशरा क्या करता है? मुआशरा फ़ौरन जज करता है। फ़ौरन जज क्या करेगा? कोई कहेगा आपकी जी ईटिंग हैबिट ठीक नहीं है। कुछ कहेगा तुम जो है ना वो सही बंदे ही सही नहीं हो, तुम्हारा सारा सिस्टम गलत है, इसीलिए तुम ऐसे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? ये तुम्हारी अपनी ही हरकतें हैं जिसकी वज़ह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। कोई मोबाइल को इल्ज़ाम दे देगा, ठीक है? जो अक्सर होता है। तो आपके सर में दर्द हो गया, आप घर बताएँगे ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने बताना है, साथ ही घर वालों ने कहना है, ये सारा काम मोबाइल का है, मोबाइल हमें दे दो, और इसीलिए आप बताएँगे ही नहीं। ठीक है? इसी तरह आप दोस्तों की तरफ से अगर सैर करके आए हैं कहीं से, और आके आप कहें मैं थका हुआ फ़ील कर रहा हूँ, हो सकता है आप बीमार होने वाले हों, आपको टाइफाइड का कहीं से ज जर्म जो है ना वो लग गए हैं, लेकिन आप घर बताएँगे नहीं मैं थका हुआ हूँ, क्योंकि अगर आप घर बताएँगे सारे क्या कहेंगे? हाँ भाई, बस ठीक है, दोस्त में फिरते हुए नहीं थकते, काम करते हुए थक जाते हो, ठीक है? ये जो स्टिग्मा होता है, यानी कि गिल्ट फ़ील करवाते हैं एक बंदे को, अगर बंदा बीमार है, उसको हम गिल्ट फ़ील करवाते हैं, ठीक है? और जब गिल्ट उसे फ़ील करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, उस बंदे को लगता है कि जैसे मेरे साथ कुछ मसला है, ठीक है? मेरा अपना प्रॉब्लम है, ठीक है? और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है, वो बंदा छुपना शुरू कर देता है, लोगों के पीछे छुपता है, डॉक्टर से भागता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता, ठीक है? अब एक बच्चा कमज़ोर है, उसको क्या करेंगे? जिस तरह बहुत ही गलत एटीट्यूड है, लेकिन ये होता है कि क्लास के लोग ही उसका मज़ाक बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? सिंसियर फ्रेंड्स नहीं होते, जो बहुत कम होते हैं, जो उसको जाके बताएँ कि यार
चेकअप करवाना चाहिए हमें, ठीक है? ऐसा कोई नहीं करेगा, सारे उसका मज़ाक उड़ाएँगे। कोई अगर ज़्यादा हेल्दी है या मोटा है, जिसको आप ओबीज़ कहते हैं, यानी कि ओबेसिटी, ये मोटापे को कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा मोटा है अगर कोई, उसका मज़ाक उड़ाएँगे, उसका मसला हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे कोई प्लेग्राउंड नहीं लेके जाएगा अपने साथ, उसे कोई ये नहीं कहेगा यार एक्सरसाइज़ हम करें, ठीक है? और इस तरह यानी कि कोई उसको सही गाइड नहीं करेगा और क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठीक है? किसी का भी कोई मसला है, अगर एक फर्ज करें बंदे को कोई प्रॉब्लम है, हमें नजर आता है उसका फिजिकल प्रॉब्लम को नजर आता है, सारे उसको मुड़ मुड़ के भी देखते हैं, ठीक है? बहुत ही गलत बात है जब आप उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं कि इसको क्या मसला है। तो ये उस बंदे के साथ भी पूछना चाहिए कि उसको क्या फील हो रहा है, ठीक है? आप उसको इस तरह फील करवा रहे होते हैं कि जैसे ये कसूरवार है इस सारे काम का, ठीक है? और जो बंदा बीमार होता है या किसी तरह उसे प्रॉब्लम होती है, वो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? उसके ज़हन के अंदर ये चल रहा होता है कि मेरे प्रॉब्लम है, इस वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो कॉलेज के डॉक्टर के पास बच्चे नहीं जाते। तो अगर टीचर इस काम में माहिर हों कि वो देखें कि उनके बच्चों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, फिज़िकली वो फिट है या नहीं है, तो फिर वो उनको भेजेंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर फिर नतीजतन डॉक्टर पता लगा लेगा बीमारी का और बच्चे की नाकामी बच जाएगी। ठीक हो गया? कहता है, एंड व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट फॉर द रीजन फॉर इनएबिलिटी टू डू द सेटिस्फैक्टरी कॉलेज वर्क कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द बॉय, हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज। कहता है कि बच्चे अगर सही काम नहीं कर रहा तो उसकी इनएबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे पे सारा इल्ज़ाम डाल दें कि तुम जो है ना, सारा तुम्हारा अपना कसूर है, ठीक है? ऐसा ना उसे कहा जाए, बल्कि फाइंड आउट किया जाए कि ये क्यों ये काम नहीं कर रहा। या तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है? नंबर 2, उसकी कंपनी ठीक नहीं होगी, उसके अंदर फिटिंग हैबिट्स होंगी, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है? नंबर 3, उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, ठीक है? अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर हेल्थ और उसकी एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, हैबिट्स और एटीट्यूड उसका ठीक नहीं होगा, ठीक है? तो ये 3-4 चीज़ें जो उसने अभी तक बताई हैं, हमें पहले ये देखने चाहिए। सीधा बच्चे के ऊपर आप अगर प्रेशराइज़ करेंगे, तो इस एज के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, रिएक्शनरी होता है, ठीक है? वो रिएक्शन की तरफ चल पड़ेगा और जब वो रिएक्शन की तरफ चलेगा, तो फिर क्या होगा, मैंने अब पढ़ना ही नहीं है। फिर आप उसको लगाते रहें, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, वो नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है हर स्टूडेंट को। और आज हमारे लेक्चर का टाइम आपको पता है कि कम था, तो इसीलिए अब यहाँ पे हम इसको रोकते हैं और कल यहीं से हम इसको आगे शुरू करेंगे, क्योंकि आगे वो केस स्टडीज़ बताएगा कि किस तरह उसने अपने मेडिकल प्रोफेशन में देखा है कि बच्चे जो है ना वो नाकाम होते हैं हेल्थ की वजह से। ठीक है?